आप तो अनिल कपूर जी का नायक मूवी देखे हो, जहाँ पर अचानक वो उस मूवी में सीएम बन जाते हैं। क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक दिन में अचानक कोई भी सीएम बन सकता है? क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी पीएम बन सकता है? ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे वर्किंग इंस्टीट्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंस्टीट्यूशन क्या रूल रहता है, और हम लोग देखेंगे किसी को पीएम या सीएम बनने के लिए क्या रूल फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशन क्या होता है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जिसके थ्रू एक डेमोक्रेटिक कंट्री आगे बढ़ता है, और इस डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सही तरीके से चलाने के लिए जो हेल्प करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को रन करवाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छा से पॉलिसी मेकिंग करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत होता है। इस इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला आता है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कंट्री सोशल वेलफेयर के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग करते हैं, और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन काम करता है वो होता है सिविल सर्वेंट्स। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकिंग रहता है या जो लॉ रहता है वो लॉ अनपॉपुलर भी हो सकता है या वो सोशल वेलफेयर के काम में नहीं आ सकता है। तो गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्यूट कंडीशन ओरिजिन हो सकता है, और इस डिस्प्यूट कंडीशन को सेटल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन होता है, ऐसे ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री का गवर्नमेंट सिस्टम में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन होता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मेजर जो वर्क रहता है वो होता है लॉ मेकिंग करना। मतलब लेजिस्लेटिव का एल और एनेक्ट द लॉ का एल से आप याद कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव बॉडी का वो काम रहता है, जो लॉ बन रहा है लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू वो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। ऑन द अनदर हैंड जुडिशरी सिस्टम का काम रहता है, जो डिस्प्यूट कंडीशन ओरिजिन होता है डिफरेंट गवर्नमेंट एंड डिफरेंट सिटीजन के बीच में, उसको सेटल करने का काम करता है जुडिशरी या कोर्ट सिस्टम। अब हम लोग एग्जीक्यूटिव का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। चलिए इस दोनों एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिक्स नाम से आपको पता चल रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब वहाँ पर इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है मतलब वो लॉ या पॉलिसी मेकिंग करेगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करना पड़ता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में मेंबर लोग इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होकर आते हैं, और 5 साल के बाद उन लोगों को चेंज भी कर सकता है पीपल। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव रहता है, रूलिंग पार्टी चेंज होने के बाद भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मेंबर चेंज नहीं होता है। कि आपको नाम से ही पता चल रहा है एक परमानेंट बॉडी है। आपके मन में एक क्वेश्चन ओरिजिन हो सकता है, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में किसके पास पावर ज़्यादा होता है? आंसर होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास पावर ज़्यादा होता है। लेकिन क्यों? हम लोगों को पता है डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो रूल बाय द पीपल। मतलब यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है वो पीपल के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, और पीपल यहाँ पर सुप्रीम पावर में है, इसीलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पावर ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर रहते हैं वो लोग ऑलराउंडर होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में अपना अपना फील्ड में मेंबर काम करते रहता है, लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में होल पीपल के लिए मेंबर को सोचना पड़ता है। इसीलिए माना जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के से ज़्यादा पावरफुल। हम लोग ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ लिए थे, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक ड्राफ्ट बना के देता है किसको? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम जो करता है, जो मेजर डिसीजन लेता है कंट्री का, वो लेता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास पावर ज़्यादा है। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली पार्लियामेंट होता है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। आर्टिकल नंबर 79 से 122 के बीच में पार्लियामेंट के बारे में बात किया गया है। तो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी को पार्लियामेंट के फॉर्म में जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन अब ये ओरिजिन होता है, पार्लियामेंट को क्यों हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी के फॉर्म में जाना जाता है? तो इसका फंक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक्चुअली लेजिस्लेटिव पावर इसके पास कुछ है, जैसे यूनियन लिस्ट होता है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होता है। मतलब स्टेट एंड सेंट्रल मिल के जिसके ऊपर लॉ बनाते हैं उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। इस लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है पार्लियामेंट।
नेक्स्ट पार्लियामेंट का जो फंक्शन है वो है अमेंडमेंट और न्यू लॉ। कोई न्यू लॉ मेकिंग करना है कंट्री के लिए, पॉलिसी मेकिंग करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही बताया गया है, विदाउट पार्लियामेंट का अप्रूवल किसी भी टाइप का न्यू लॉ नहीं बन सकता है। नेक्स्ट जो है वो फंक्शन रिलेटेड इलेक्शन। एक तो हम लोगों को पता है इलेक्शन रिलेटेड जो वर्क होता है वो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन ऐसा कुछ इलेक्शन रहता है जैसा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का स्पीकर का इलेक्शन, ये सब काम कौन करता है? पार्लियामेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट काम रहता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है वो कंसिस्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को लेकर। तो लोकसभा को लोअर हाउस के फॉर्म में जाना जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस के फॉर्म में जाना जाता है। लोकसभा का एल लोअर हाउस का एल से आप याद कर सकते हो इजीली। अब हम लोग अगर लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसका डिफरेंस को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो लोकसभा होता है उसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, और राज्यसभा जो होता है वो एक परमानेंट हाउस होता है, मतलब वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। लोकसभा आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। राज्यसभा में जो एक मेंबर होते हैं वो एक मेंबर 6 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होता है। तो लोकसभा इलेक्शन के थ्रू होता है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू होता है। राज्यसभा इनडायरेक्टली मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा में जो पावर रहता है उसका पावर ज़्यादा होता है, राज्यसभा में पावर कम होता है, मतलब लोकसभा से पावर राज्यसभा का पावर कम रहता है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं 545, राज्यसभा में मेंबर 245। नॉमिनेटेड मेंबर मतलब जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है वो लोकसभा के लिए 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन को सिलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के लिए टोटल 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। टोटल नॉमिनेटेड मेंबर को एक पॉइंट बना के आप इसको डिफरेंस में भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे डिफरेंस में मैं बताया, लोकसभा के पास पावर ज़्यादा होता है, राज्यसभा के पास पावर कम होता है। लेकिन क्वेश्चन ओरिजिन होता है क्यों? क्योंकि लोकसभा होता है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पर होगा वहाँ पर पीपल के पास पावर ज़्यादा होगा, तो लोकसभा का पास भी पावर ज़्यादा होगा। मनी बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस करने का पावर जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ओनली ऑन लोकसभा को ही दिया है। मतलब मनी बिल विदाउट राज्यसभा में भी पास हो सकता है। 14 डेज के लिए राज्यसभा डिले कर सकता है, लेकिन लोकसभा के पास ही पावर रहता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना। उसके साथ एग्जीक्यूटिव जो कंट्रोल्स रहता है वो लोकसभा के पास ही रहता है, राज्यसभा के पास नहीं रहता है। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, डायरेक्ट इलेक्शन एंड एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बोल सकते हैं लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 52 से 62 के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है। प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट के फॉर्म में जाना जाता है, क्योंकि कंट्री का जो मेजर फंक्शन होता है वो फंक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है और उसका हेड देता है प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के शासन के ऊपर डिपेंड करके काम करना पड़ता है, इसीलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड के फॉर्म में जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन रहता है। देखिए, कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, क्योंकि कंट्री में हम लोगों को पता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फंक्शन कंप्लीट होता है वो कंप्लीट को अप्रूव करने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट करना या किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसअपॉइंट करना, ये भी जो काम रहता है ये प्रेसिडेंट का ही काम रहता है। प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा मेंबर से कैसे अपॉइंट किया जाता है वो हम लोग बाद में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर रेजिग्नेशन प्रोवाइड करता है तो वो प्रेसिडेंट के पास ही सबमिट करना पड़ता है, तब जाके प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकता है। ऐसे ही अपॉइंट्स एंड डिसमिस का काम करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, कोई भी ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए हम लोग को पार्लियामेंट सिस्टम में एक जॉइंट सेशन का ज़रूरत होता है, और उस पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन को इंतजाम कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। पार्लियामेंट हाउस में जो अपर हाउस रहता है और जो लोअर हाउस रहता है वो दोनों हाउस को ये अवसान भी कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। ऐसे ही लोकसभा जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है मेंबर को, तो इसको डिसॉल्व करने का पावर जो रहता है वो प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है। नेक्स्ट, राज्यसभा एंड लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है और नॉमिनेटेड मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। राज्यसभा में 12 MP को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। लोकसभा में ऐसे ही 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये स्पेशल फील्ड्स के होते हैं, जैसे लिटरेचर का कोई होता है, कोई साइंस का, कोई सोशल सर्विस का, इन लोगों को अपॉइंट का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ऐसे ही स्टेट का जो हेड था वो था प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। क्या आप जानते हो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है? क्या आप भी बन सकते हो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपको लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर भी होना चाहिए। अगर आप लोकसभा का मेंबर होते हो तो आपका 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, या अगर आप राज्यसभा का मेंबर होते हो तो 30 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए।
चलिए देखते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इंडियन इलेक्शन कमीशन पॉपुलेशन कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करके इंडिया को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है और जो टोटल पार्ट डिवाइड किया है वो है 543। ईच पार्ट को हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूएंसी के फॉर्म में जानते हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक लीडर सिलेक्ट होता है। इसमें जिस पॉलिटिकल ग्रुप को 272 प्लस सीट मिलता है वही पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बनता है और रूलिंग पार्टी का जो मेंबर लोग होते हैं उन्हीं मेंबर से एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है और वो लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर। मतलब रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है वही होता है प्राइम मिनिस्टर। रूलिंग पार्टी का लीडर ही होता है लोकसभा का लीडर और इसी लीडर को एज ए प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ऐसे ही स्टेट असेंबली इलेक्शन में एमएलए लोग सिलेक्ट करते हैं उन लोगों का लीडर को और वही लीडर बाद में चीफ मिनिस्टर होता है। किसी मूवी में कोई भी अचानक तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सीएम या पीएम नहीं बन सकता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट्री रूल रेगुलेशन के थ्रू पीएम या सीएम को सिलेक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम रूल रेगुलेशन के हिसाब से तो नायक मूवी बिल्कुल जीरो है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए तो ये मूवी हम लोगों को आज भी अच्छा लगता है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। प्राइम मिनिस्टर का पावर के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर एक लिंकर के फॉर्म में काम करता है। जैसे इस वीडियो के थ्रू आप और मैं कनेक्ट हो पा रहे हैं, ऐसे ही कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में जो लिंक बनता है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू काम होता है। मतलब एक मीडिएटर के हिसाब से भी काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर ही लिस्ट बना के प्रेसिडेंट को भेजता है। उसके लिए जो कैबिनेट का स्ट्रक्चर है, जो 60 से 80 मिनिस्टर होते हैं, उस मिनिस्टर टेबल में कौन कौन लोग रहेंगे, उस कैबिनेट मिनिस्टर को भी सिलेक्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होता है लोकसभा का लीडर। प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का जो मीटिंग होता है उस मीटिंग में एक लीडर के फॉर्म में काम करता है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी एज ए कोऑर्डिनेटर के हिसाब से भी काम करता है। डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिसी होता है उस पॉलिसी के ऊपर लॉ कैसे बनाना है, क्या पॉलिसी लेना है, उस चैप्टर के बारे में भी बात करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही जिस पॉलिटिकल पार्टी से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का भी लीडर होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को और भी अच्छे तरीके से चलाने के लिए, रन करवाने के लिए क्या पॉलिसी, क्या ड्राफ्ट चाहिए, उस ड्राफ्ट भी बनाने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में। इंडियन जुडिशरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट फॉर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के लिए होता है हाई कोर्ट एंड लोअर लेवल के लिए होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंडियन जुडिशरी सिस्टम को इंटीग्रेटेड एंड सिंगल जुडिशरी सिस्टम इसीलिए माना जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट्स होता है वो अदर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए इंडियन जुडिशरी सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड एंड सिंगल जुडिशरी सिस्टम के फॉर्म में जाना जाता है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम का और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। गवर्नमेंट का जो 2 अदर ऑर्गन्स है, मतलब जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू इंडियन जुडिशरी सिस्टम किसी भी टाइप का डोमिनेटेड नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट इसको डोमिनेट नहीं कर सकता है। ये फुल्ली फ्रीडम है अपने प्लेस में। इसीलिए इंडियन जुडिशरी सिस्टम को एक इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम के फॉर्म में जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। अगर आपके और मेरे बीच में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ओरिजिन होता है उस प्रॉब्लम को सेटल किया जाता है जुडिशरी सिस्टम के थ्रू। गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ओरिजिन होता है वो प्रॉब्लम को, कॉन्फ्लिक्ट को सेटल किया जाता है जुडिशरी सिस्टम के थ्रू। कभी कभी क्या होता है 2 स्टेट के बीच में रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ओरिजिन हो सकता है। इस डिस्प्यूट को सेटल करता है कौन? इंडियन जुडिशरी सिस्टम। इंडियन जुडिशरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन को आप यहाँ से नोट कर सकते हो और ईजिली लिख सकते हो। अब हम लोग एक स्मॉल नोट के ऊपर बात करेंगे। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है किसी को रिमूव करना अपना पोस्ट से। एक्चुअली इंडियन जुडिशरी सिस्टम में कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव किया जाता है इसी इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर के थ्रू। इस प्रोसीड्यूर में ये बताया गया है दोनों हाउस का 2/3 मेंबर का अगर सपोर्ट मिलता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज को इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस